नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गरीब और वंचितों के कल्याण को समर्पित केंद्र की मोदी सरकार, 12 साल के कार्यकाल पर प्रधानमंत्री का संदेश। सभी को सम्मान और अवसर देना सरकार का प्रमुख उद्देश्य। देश के वीरों का हुआ सम्मान। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का पहला चरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए 51 वीरता पुरस्कार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनर्जीवीकरण मुद्दे पर समीक्षा बैठक की। कहा, साफ और स्वच्छ यमुना है हमारा संकल्प, इसे मिलकर शीघ्र पूरा करने का किया आह्वान। टीएमसी को लगा एक और बड़ा झटका। 20 से ज्यादा सांसदों ने किया पार्टी छोड़ने का ऐलान। एनडीए का करेंगे समर्थन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा पत्र। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में बड़ा हादसा। पिघला हुआ लोहा गिरने से 8 श्रमिकों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। और देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से सरकार के बीते 12 साल की उपलब्धियों और देश के वंचितों के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने कई बदलाव देखे। इन बदलावों के केंद्र में गरीबों और वंचितों का कल्याण रहा। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे हैं। विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट रहे लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनधन खातों और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लोगों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा कि स्वच्छ भारत, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन से लोगों को नए अवसर मिले हैं। आयुष्मान भारत जैसी पहल का मकसद लोगों को सम्मान और अवसर दिलाना है। गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम भूमिका निभाई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। लोगों तक मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंची है। लीकेज कम हुआ है, कार्यक्षमता बढ़ी है, शासन प्रशासन में भरोसा मजबूत हुआ है। गरीब कल्याण का सफर एक सामूहिक आंदोलन बना है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में 12 साल पूरे कर रही है और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 साल में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने अनेक जनकल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 साल के कामकाज पर डीडी न्यूज़ एक विशेष श्रृंखला चला रहा है, जिसमें हम दिखाते हैं कि कैसे इन 12 साल में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आया है। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। नए भारत की विकास गाथा में आज नारी शक्ति केवल सहभागी नहीं बल्कि परिवर्तन की सबसे सशक्त वाहक बनकर उभरी है।
शिक्षा, स्वावलंबन, उद्यमिता और नेतृत्व के हर क्षेत्र में महिलाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ है और सरकारी योजनाओं ने इस बदलाव को नई गति दी है। बेटी से लेकर लखपति दीदी तक, रसोई से लेकर रणभूमि तक, देखिए कि कैसे नारी सशक्त विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा दे रही है। 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण को नई गति मिली है। महिलाएं अब कल्याणकारी योजनाओं की लाभार्थी से आगे बढ़कर विकसित भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में शुरू की गई योजनाओं ने महिलाओं को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की नई पहचान दी है। 2015 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बेटियों के प्रति समाज की सोच बदल दी है। माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात 2014-15 के 75.51% से बढ़कर 2024-25 में 80.2% हो गया है। आज देश के स्कूलों में छात्राओं की भागीदारी लगभग 48% तक पहुंच चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए करोड़ों परिवारों ने बेटियों के भविष्य के लिए बचत शुरू की। I believe that India has always given respect to its women. In Vedas it is written yatra naristu पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में सुधार दिखाई दे रहा है, वो काबिले तारीफ है। महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों में काफी बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक 10.55 करोड़ से ज्यादा मुफ्त LPG कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह योजना केवल स्वच्छ ईंधन तक पहुंच नहीं है, बल्कि ये महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और समय तीनों को नई मजबूती दे रही है। महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने ग्रामीण भारत में आर्थिक बदलाव की नई नींव रखी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आज देश में 93.61 लाख स्वयं सहायता समूह से 10.2 करोड़ महिलाएं जुड़ गई हैं। इन समूह ने अब तक 12.18 लाख रुपए से ज्यादा बैंक ऋण तक पहुंच बनाई है। इसी नेटवर्क की ताकत पर आगे बढ़ रहा है लखपति दीदी अभियान। मार्च 2025 तक करीब 1.5 करोड़ महिलाएं सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा आय अर्जित करने लगी हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 6 करोड़ लखपति दीदी तैयार करने का है। कृषि में तकनीक के इस्तेमाल के साथ महिलाओं को जोड़ने वाली नमो ड्रोन दीदी योजना नई ग्रामीण क्रांति का प्रतीक बन रही है। 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली इस योजना का लक्ष्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराना है। साल 2023-24 में 1094 ड्रोन महिला समूहों को वितरित किए गए। भारत की बेटियां अब सीमा सुरक्षा से लेकर फाइटर कॉकपिट तक नई जिम्मेदारियां निभा रही हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिलाओं के प्रवेश के बाद 2025 में पहली बार 17 महिला कैडेट्स पास आउट हुई। 2026 तक कुल 158 महिला कैडेट्स एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। महिला अधिकारी फाइटर पायलट, युद्धपोत अधिकारी और वरिष्ठ कमांड पदों तक पहुंच रही है। यह बदलते भारत की उस तस्वीर को दिखाता है जहां रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और अन्य योजनाओं ने महिला उद्यमिता को नई ताकत दी है। मुद्रा योजना के तहत मार्च 2026 तक 57.79 करोड़ ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि कुल राशि 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है। स्टैंड अप इंडिया योजना के माध्यम से 2.5 लाख से ज्यादा महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में सहायता मिली है। वहीं जेम के वोमनिया प्लेटफॉर्म पर 2.1 लाख से ज्यादा महिला उद्यम पंजीकृत हैं, जिनमें 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सरकारी ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। आज महिलाएं स्थानीय बाजार से निकलकर राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों तक अपनी पहचान बना रही हैं। 12 सालों में मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य करा है कि करीबन 73 लाख लेडी को ट्रेन किया गया है, लेडीज को ट्रेन किया गया है कि वो अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाए। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई दिशा देने के लिए
संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। इस कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही लागू करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार 131वां संशोधन विधेयक लेकर आई, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल सका और बिल पास नहीं हो सका। ट्रिपल तलाक के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जिसकी वे लंबे समय से हकदार थीं। वहीं अनुच्छेद 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में महिलाओं को समान संपत्ति और कानूनी अधिकार सुनिश्चित हुए। मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने से कामकाजी महिलाओं को नई सहूलियत मिली। कुल मिलाकर 12 सालों में महिला सशक्तिकरण की यह यात्रा केवल योजनाओं तक सीमित नहीं रही। बेटी की शिक्षा से लेकर आर्थिक आत्मनिर्भरता तक, रसोई से लेकर रणभूमि तक और गांव के स्वयं सहायता समूह से लेकर संसद तक भारत की महिलाएं अब विकास यात्रा की सक्रिय भागीदार बन चुकी हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ पॉडकास्ट भारत रीलोडेड में तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी फैसलों, व्यापक सुधारों और विकासोन्मुखी नीतियों के बल पर आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है। 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी। बैंक्स के एनपीएस बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी। कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियाँ थी। आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके एनपीएस कम करने का प्रोसेस चालू किया। कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को। बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, एनपीएस लोएस्ट लेवल पे है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भविष्य की तकनीकों का निर्माता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी विजन को साकार करने के लिए सरकार ने सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक उद्योग के विकास के लिए ऐसा अनुकूल इकोसिस्टम तैयार किया है जिसने भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर मजबूत पहचान दिलाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशंस लेने चालू किए थे, उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है। और पीएम प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे। ये 3 चीज़ें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी। इसीलिए जब सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया, इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया। टैलेंट में 321 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 324 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर मोस्ट मॉडर्न डिज़ाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में तमाम मुद्दों पर अपने विचार रखे। वैश्विक संकट के बीच भारत में बढ़ी तेल कीमतों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जापान के बाद भारत में तेल की कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। आम लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को 3 बार घटाया है। फरवरी 2022 से लेके फरवरी 2026 और अभी तक दाम पहले क्यों नहीं बढ़े? 4 साल पहले दाम बढ़े थे फरवरी 2022 में, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दाम बढ़ाने की बजाय 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ का जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी पेट्रोल और डीजल की, और उसके बाद थोड़ी सी पेट्रोल और डीजल में इंक्रीज ऑफ प्राइस हुआ है, 7 रुपये 60 पैसे एक्सेट्रा।
तो अगर दुनिया भर में देखें, विश्व भर में, तो जापान के बाद वी आर द कंट्री विद द लोएस्ट इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। सो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इट्स आर्टिकल ऑफ फेथ कि हमारे जो कंज्यूमर है, हमारे जो आम नागरिक है, उनको इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीजेस से बचाया जाए। वहीं दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष अपने ही विरोधाभासों के बोझ के तले ढह रहा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले साल फिर एक बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। मुझे तो लग रहा है दे आर कोलैप्सिंग अंडर द वेट ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। उनमें कई लोग तो आए नहीं। मैंने सुना कि केजरीवाल जी और स्टालिन आए नहीं और टीवीके का वैसे नहीं आना चाहा, तो अखिलेश जी और ममता जी बैठे हैं वहाँ पे। ममता जी का जो सिचुएशन आपने देखी है अभी वेस्ट बंगाल में, उनके तो अपने एमपीज उन्हीं के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल आने वाले हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विल अगेन रिजल्ट इन रिजाउंडिंग बीजेपी विक्ट्री। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में देश के जांबाजों को वीरता के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवा के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर को वीर चक्र से सम्मानित किया। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलाना के और रूपा ए को सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान के लिए असाधारण साहस, समुद्री कौशल और सहन शक्ति के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में एक सैन्य अभियान के दौरान असाधारण वीरता दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सिख रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला को एलओसी पर असाधारण बहादुरी और वीरता दिखाते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित अनेक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और मंत्रिपरिषद के सदस्य मौजूद रहे। समारोह के दौरान कुल 51 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें 28 शौर्य चक्र, 12 वीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र शामिल रहे। उनमें से 1 शौर्य चक्र, 3 वीर चक्र और 2 कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए। दिल्ली में यमुना को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के अभियान की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ा संदेश दिया है। यमुना पुनर्जीवीकरण परियोजना की समीक्षा बैठक में अमित शाह ने कहा कि स्वच्छ और निर्मल यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है और इसे जल्द पूरा करना है। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकारों के साथ संबंधित मंत्रालयों को एकीकृत कार्ययोजना के तहत टीम भावना से काम करने का निर्देश दिया। बैठक में यमुना में इको फ्लो सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही साथ नालों को डीसिल्टिंग, सीवेज ट्रीटमेंट, डेयरी वेस्ट प्रबंधन और प्रदूषण की निगरानी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली की डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट को यमुना में जाने से रोकने के लिए एमसीडी और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बीच समझौता किया जाएगा। इसके तहत गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। गृहमंत्री ने बताया कि यमुना में गिरने वाले नालों की डीसिल्टिंग का काम तेजी से चल रहा है और निर्धारित लक्ष्य का 97% कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने निर्देश दिया कि निकाली गई गाद का उपयोग विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में किया जाएगा ताकि वो दोबारा यमुना में न पहुंचे। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अब तक 128 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं और 2027 तक 99 नए एसटीपी बनाए जाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि सिर्फ संतोषजनक ये प्रयास नहीं है, बल्कि ठोस और मापनीय परिणाम सामने आने चाहिए। उन्होंने यमुना में मिलने वाले सभी नालों और जल स्रोतों में बीओडी, सीओडी और टीएसएस जैसे प्रदूषण मानकों की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही यमुना पुनर्जीवीकरण परियोजना के सभी कार्यों की समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर हर 20 दिन में प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के विकास, निवेश और वित्तीय समावेशन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप पश्चिम बंगाल में जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन, एमएसएमई क्षेत्र को अधिक ऋण उपलब्ध कराने और रोजगार सृजन को गति देने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं का लाभ हर पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए विशेष सैचुरेशन ड्राइव चलाने पर सहमति बनी। साथ ही उद्योगों और एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, उद्योग संगठनों और एमएसएमई संघों के साथ राउंड टेबल बैठकों के आयोजन का निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं और संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ाने पर जोर देते हुए पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की बात कही। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य की पात्र परियोजनाओं को SASCI योजना के तहत प्राथमिकता देने और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देने का भी आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच एक MOU पर आज हस्ताक्षर हुआ। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल देश का ऐसा 36वां राज्य बन गया है। केंद्र शासित समेत कुल 36वां ऐसा राज्य है जहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू हो चुकी है। इस योजना से राज्य के करीब 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के बाद अब राज्य के पात्र परिवार भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकेंगे। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद रहे। नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल का इस योजना से जुड़ना सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य को 5027 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद आज वो घड़ी आई है जिसके लिए मैं लंबे समय से प्रयासरत था और जिसको शुभेंदु अधिकारी जी ने उसको कार्य रूप दिया है और आज सफल किया है। इसके लिए मैं बहुत मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत से जुड़ने के बाद राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी और उन्हें देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। पश्चिम बंगाल सरकार को पूरा मदद करने के लिए भारत सरकार ने आगे आया और इतना कम दिन के अंदर 527 करोड़ उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को ट्रांसफर भी कर दिया। ये डबल इंजन का सुफल है। ये डबल इंजन का सरकार कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना आज दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है। वहीं NHA के CEO डॉक्टर सुनील बर्नवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल के करीब 1 करोड़ 43 लाख परिवारों को योजना के दायरे में लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पश्चिम बंगाल के लाभार्थियों को भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। वे रोजगार के लिए या किसी भी कार्य के लिए भारत के किसी भी कोने में एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में 5 लाख तक का इलाज करवा पाएंगे। पश्चिम बंगाल के लिए 1.24 करोड़ ऐसे परिवार होंगे जिसको इस योजना के साथ सीधे जोड़ा जाएगा और इसके ऊपर 70 वर्ष या उससे ज़्यादा के जो लोग हैं उनकी संख्या भी लगभग 15.95 लाख है और हेल्थ वर्कर जो उसकी संख्या कुल मिला के 3.06 लाख है और तीनों मिला देते हैं तो 1.43 करोड़ परिवारों को ये लाभ दिया जा सकेगा। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत से जुड़ने के साथ ही लाखों परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के दायरे में आ जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ेगी और इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा। नई दिल्ली से अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज।
आयुष्मान भारत योजना के पश्चिम बंगाल में लागू होने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। डीडी न्यूज से खास बातचीत में बंगाल के लोगों ने उम्मीद जताई कि इस योजना के लागू होने से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। लोगों का कहना है कि अब उन्हें गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा और देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार की सुविधा का लाभ मिल सकेगा। से होने नहीं दिया जो पीछे हमारा सीएम था, तो अभी शुभेंद्र जी आने के बाद आज से लागू हो गया, सारा बंगाल खुशी में है। कई योजना जो है वो लागू नहीं होता था तो हमें बहुत दुख होता था। आज नया सरकार आया है, ये लागू होने के बाद हम सारे झूम रहे हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार ने ये योजना को चालू नहीं किया था, लेकिन आज शुभेंद्र जी का सरकार आने के बाद ये जो योजना चालू हो रहा है, इसमें बहुत सारे बंगाल के गरीब तबके के जो लोग हैं उपकृत होंगे। आयुष्मान योजना चालू होने से हमारे जो सारे जो गोल्ड के लेबार है, सरना शिल्पी लोग हैं जो जूझ रहे थे पैसा के अभाव से, तो ये योजना चालू होने से उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए, हम लोग को वेलोर बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं, हम कहीं भी स्टेट में रहें हमको ट्रीटमेंट मिलेगा। उनके सरकार में नहीं हुआ, शुभेंदु अधिकारी जी आए तो उनकी सरकार में हुआ है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हम लोग सब खुश है इस बारे में, जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। राज्य सरकार ने नगर विकास एवं नगरपालिका मामलों के विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार निगम के भंग होने के साथ ही सभी पार्षदों, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों, विभिन्न समितियों, मेयर और चेयरमैन का कार्यकाल सब समाप्त हो गया है। यह फैसला फिरहाद हाकिम के मेयर पद से इस्तीफे के बाद लिया गया। आदेश के तहत अब निगम और के सभी प्रशासनिक और वैधानिक अधिकार एक प्रशासक के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। राज्यपाल ने नगर निगम आयुक्त स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया है। वे अधिकतम 6 महीने तक या फिर नवनिर्वाचित पार्षदों के कार्यभार संभालने तक निगम का संचालन करेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी को सीआईडी ने तीसरी बार नोटिस दिया है। तृणमूल कांग्रेस विधायकों के समर्थन वाले पत्र पर फर्जी हस्ताक्षर मामले की जांच कर रही पश्चिम बंगाल की सीआईडी टीम सोमवार को एक बार फिर अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची। अधिकारियों ने उन्हें नया नोटिस सौंपने की कोशिश की। दरअसल अभिषेक बनर्जी सोमवार को पूछताछ के लिए भवानी भवन स्थित सीआईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे और इसके बाद एजेंसी ने उन्हें तीसरा समन जारी किया है और मंगलवार शाम 5 बजे तक जांचकर्ताओं के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। और पश्चिम बंगाल में सत्ता जाते ही क्या तृणमूल कांग्रेस का संगठन बिखरने के कगार पर पहुंच गया है? कभी अजय माने जाने वाली पार्टी आज बगावत, इस्तीफों और आरोपों के भंवर में घिरी दिखाई दे रही है। एक और पार्टी के भीतर असंतोष के स्वर मुखर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर टीएमसी में सियासी भूचाल कितना बड़ा है, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं? इस सबके बीच टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर सीआईडी की टीम भी पहुंची, जिसने अभिषेक बनर्जी को तीसरा नोटिस भेजकर मंगलवार शाम 5 बजे तक सीआईडी कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल की पल पल बदलती सियासी हालात पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी अजय दिखने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सत्ता हाथ से क्या गई, पार्टी ही तिनके की तरह बिखरती दिख रही है। पार्टी के भीतर असंतोष, बगावत और टूट की खबरें लगातार सामने आ रही है। एक तरफ ममता बनर्जी दिल्ली में इंडी गठबंधन को मजबूत करने के लिए सक्रिय थी, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के 20 सांसदों ने बगावत का ऐलान कर दिया। पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दिया। इसके बाद टीएमसी के 20 से ज्यादा सांसदों ने भी पार्टी से अलग होने का फैसला सुना दिया। इस्तीफे के बाद सुखेंदु शेखर रॉय ने नेतृत्व पर सीधे निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार ने पार्टी को जनता से दूर कर दिया है। वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार का कहना है कि पार्टी के करीब 20 लोकसभा सांसद एनडीए का समर्थन करने के पक्ष में हैं
और इस संबंध में लोकसभा स्पीकर को पत्र भी भेजा जा चुका है। जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया, बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ, वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गए। आरजीकर में जो हुआ था उसका असर देखिए, सिर्फ आरजीकर के लिए नहीं था, वो एक तो दिल में हजारों कारण था जिसके लिए आम जनता खफा हो गए थे, वो नहीं निकल रहा था। जैसे ही आरजीकर घटा, सारे जनता सड़क पर आ गए। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating, and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal. We are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. हालांकि इस दावे पर टीएमसी की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी के बीच टीएमसी के निष्कासित नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी भी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में और बड़े चेहरे पार्टी छोड़ सकते हैं। वहीं भाजपा ने टूट की अटकलों पर टीएमसी के नेतृत्व पर करारा तंज कसा है। अभिषेक बंदोपाध्याय का जो संगठन लोग बोलते हैं, उस संगठन में बंगाली में आप जानते हैं संघ का मतलब क्या है, गठन का मतलब क्या है। उसमें संघ है मगर गठन नहीं है। पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर 10, 15, 16, 17, 18 लोग अगर एक साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इच्छा कलकत्ता से दिल्ली तक ट्रैवल कर चुका है। उचित तो कुछ बचा ही नहीं, इंडी है ही नहीं जो, तो उसका बैठक क्या होगा। ममता बनर्जी कभी नहीं जाती, आज मजबूरी में जा रही हैं। जिनके साथ उनके पार्टी के सांसद विधायक नहीं है, वो दूसरे पार्टी के साथ जा क्या करेंगे। एक ओर पार्टी के पुराने साथी साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएमसी के अपराधी और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ एक्शन जारी है। अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक जहांगीर खान की गिरफ्तारी ने भी टीएमसी को असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। दिल्ली से अजीत द्विवेदी और कोलकाता से सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में सोमवार को पिघला लोहा गिरने से कम 8 श्रमिकों की मौत हो गई। घटना में 6 श्रमिकों के झुलसने की भी खबर है। जानकारी के मुताबिक कुछ श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने सभी विभागों से बचाव अभियान में आपसी तालमेल के साथ काम करने का निर्देश दिया। पुलिस के मुताबिक बाल्टी में रखे हुए पिघले हुए लोहे को क्रेन के जरिए ले जाया जा रहा था, तभी यह गिर गया और इसमें श्रमिकों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पिघला हुआ लोहा बेहद गर्म था और उसका तापमान लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में एक दुर्घटना में श्रमिकों का जान जाना बेहद दुखी है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए हादसे पर दुख जताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उपराष्ट्रपति ने कहा, आज विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में हुई घटना में लोगों के जान जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। स्थानीय अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायल परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सोमवार को मंगोलिया पहुंचे, जहां वे भगवान गौतम बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और अरिहंत मौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों को उलान बटोर से नई दिल्ली की वापसी की प्रक्रिया में शामिल होंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना 10 जून को उलान बटोर में आयोजित होने वाले अवशेष प्रदर्शनी के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके बाद इन पवित्र अवशेषों को भारतीय वायुसेना के विशेष IL-76 विमान द्वारा नई दिल्ली लाया जाएगा। चंगेज खान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल ने इस आध्यात्मिक पहल का हिस्सा बनने के लिए गर्व और प्रसन्नता व्यक्त किया है। मंगोलिया और इंडिया और पर्टिकुलरली लद्दाख के बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं और मुझे ये सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि मैं यहाँ से होली रेलिक्स को इंडिया वापस लेके जाऊं और मुझे यकीन है कि इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं उससे इंडिया और मंगोलिया के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि इन संबंधों को कैसे और मजबूत किया जा सके। सांची के चैतियागिरी विहार और से भगवान बुद्ध के परम शिष्यों अरहंत सारिपुत्र और अरहंत महामौदगल्यायन के पवित्र अवशेषों को मंगोलिया ले जाया गया है। इन्हें भारत सरकार द्वारा राजकीय अतिथि के दर्जे के साथ और पूर्ण सुरक्षा के साथ भारतीय वायुसेना के विशेष विमान IL-76 से भेजा गया है। DD न्यूज संवाददाता तन्वी तनेजा ने सांची चैतियागिरी विहार के प्राथमिक संरक्षक और श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के अध्यक्ष परम पूज्य वनगला उपस्थिता थेरो से उलान बटोर में खास बातचीत की। हमारे साथ हैं महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के अध्यक्ष जो सांची चैतियागिरी विहारपति के चीफ कस्टोडियन भी हैं। वी हैव विद अस वेनरेबल बानागला उपातिसा। सर नमस्कार, DD न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले हम यहाँ भारत के सांची की पवित्र धरती से गौतम बुद्ध के चीफ डिसाइपल्स के अवशेष, पुण्य अवशेष लेकर आए हैं, सारिपुत्र और मौदगल्याना। आप हमें इनके हिस्ट्री के बारे में बताइए कि ये जो सांची में रेलिक्स हैं ये कहाँ से आए सांची में? ऐसा है, जो सांची में सारिपुत्र और महामौदगल्यायन के जो अवशेष है ये सम्राट अशोक ने ले आके सांची में स्तूप बना के उसके अंदर रखा। मेरे ख्याल से ऐसा मुझे महसूस होता है क्योंकि सांची के बगल में 8 किलोमीटर दूरी पर विदिशा है शहर, वो विदिशा देवी से उनका शादी हुआ और उनके 2 एक पुत्र और पुत्री थे, संगमित्रा और महामहेंद्र। इसीलिए वो अपने शहर में पास सांची को चुनाया है। बहुत सुंदर जगह है, वहाँ चुन के रिलिक्स को ले आके वहाँ पर रखकर बहुत सुंदर स्तूप बनाया है। ये इसका इतिहास है, वो 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस नई पीढ़ी को, दोनों मंगोलिया की, भारत की, जो इन डिसाइपल्स को शायद नहीं जानती? क्योंकि ये जितने भी विश्व के बौद्ध लोग हैं वो सब सारिपुत्र और अरहंत सारिपुत्र और महामौदगल्यायन के नाम से परिचित थे। एक बार अगर दर्शन करने को मिलेगा तो ऐसा समझता है कि हमने बहुत कुछ पाया है। मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के इस बदलते युग में जहां बहुत युद्ध चल रहे हैं बहुत दिशाओं में, गौतम बुद्ध की कुछ ऐसी प्रासंगिक टीचिंग्स अगर आप बताना चाहें तो वो क्या है? ऐसा है, जो युद्ध जो जहां भी होता है ये लोगों की तृष्णा के कारण होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताया है, नहीं वेरेन वेरानी सम्मन्ति कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एष धम्मो सनातनो। हेट्रेड नेवर सीज बाय हेट्रेड, हेट्रेड सीज बाय लव। वैर से कभी समाप्त नहीं होता, वैर मैत्री से ही समाप्त होता है। इसीलिए जहाँ मैत्री है, करुणा है, दया है, वहाँ पर युद्ध नहीं होता। देखिए ये 200 रुपये का नोट है, इसमें जो चित्र सांची का स्तूप है, पता नहीं इतना बड़ा देश में कितने मोन्यूमेंट्स है, लेकिन सांची को चुना है ये मोदी जी के समय हुआ है। पूरे बौद्ध विश्व
इसके कारण भारत के साथ है। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ तन्वी तनेजा, डीडी न्यूज के लिए उलन बाटोर। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच सरकार ने नागरिकों को एक बार फिर आश्वस्त किया है कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है और देश में ईंधन और उर्वरक की कोई कमी नहीं है। सरकार के मुताबिक देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। इस बीच ओमान तट के पास मेडागास्कर के तेल टैंकर में लगी आग में टैंकर पर सवार सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित बचा लिए गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने साफ किया है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। Supplies of crude oil, LPG and natural gas, they remain stable, and we have adequate stocks of petrol, diesel and LPG which are available in the country. The domestic LPG production has been maximized. Hoarding and black marketing of LPG cylinders, 7 FIRs have been registered and 2 persons have been arrested during last 4 days. Surprise inspections by the PSU OMCs have also taken place, and that happened at 890 LPG distributorships, and penalties have been imposed on 105 LPG distributors. केंद्र सरकार ने साथ ही स्पष्ट किया है कि देश में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है और इसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भारत की यूरिया उत्पादन इकाइयां वर्तमान में अपनी 80% से अधिक क्षमता पर काम कर रही हैं। सरकार ने बताया है कि खाड़ी देशों के अलावा दुनिया के अन्य सुरक्षित क्षेत्रों से भी उर्वरक के आयात के लिए त्वरित इंतजाम किए गए हैं। The domestic production and import continues, and a total of 147.40 lakh metric ton have been imported as well as domestically manufactured after the crisis situation. We are regular with all the subsidy bills are being paid as per the budgetary provision, and the situation is being monitored at the highest level in the empowered group of secretary meetings to ensure adequate availability of fertilizer and raw materials. इस बीच ओमान तट के पास मेडागास्कर के झंडे वाले तेल टैंकर मैरीवेक्स में आग लगने की घटना सामने आई है। सरकार ने कहा है कि इस पर सवार सभी 24 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय, भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय मिलकर भारतीय नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओमान तट के पास मेडागास्कर के झंडे वाले तेल टैंकर मैरीवेक्स में आग लगने की घटना सामने आई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही ओमानी अधिकारियों ने त्वरित बचाव अभियान शुरू किया और भारतीय मूल के सभी 24 क्रू सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया। इस बचाव अभियान के लिए ओमान में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर संदेश में लिखा, हम ओमान के अधिकारियों के आभारी हैं जिन्होंने एमटी मैरीवेक्स पर सवार भारतीय मूल के सभी 24 क्रू सदस्यों को बचाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के 12 नवनियुक्त मंत्रियों के विभाग का औपचारिक आवंटन कर दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह, पीडब्ल्यूडी, बिजली और सूचना एवं जनसंपर्क सहित कई महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। मंत्रियों के विभाग आवंटन में अशोक सिंघल को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान विभाग, केशव महंत को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन, जयंत मल्ल बरुआ को वित्त, पर्यावरण एवं वन और खान एवं खनिज विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रानूज पेगू को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, जनजातीय कार्य और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सौंपा गया है। विमल बोरा को सांस्कृतिक कार्य, उद्योग, वाणिज्य, सार्वजनिक उद्यम और एक्ट ईस्ट का जिम्मा मिला है, जबकि वहीं पीयूष हजारिका को कृषि, सिंचाई, संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य मंत्रियों में अश्विनी राय को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, विश्वजीत दैमारी को हथकरघा, वस्त्र एवं सेरिकल्चर, कौशिक राय को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, कृष्णेंदु पॉल को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नीलिमा देवी को पशुपालन एवं मत्स्य पालन और सुशांत बोरगोहेन को जल संसाधन विभाग का प्रभार दिया गया है। 12 मंत्रियों ने 5 जून को शपथ ली थी, जबकि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और 4 अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी।
बिहार विधान परिषद की रिक्त सीटों के लिए नामांकन का आखिरी दिन सोमवार को था। सत्ताधारी एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया, जिनमें जदयू और बीजेपी के नेता शामिल हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद ने डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में मौजूद 242 विधायकों के वोट से 8 एनडीए और 1 राजद उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही है, जबकि 10वीं सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहेगा। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को, पर्चा वापसी 11 जून तक और मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। एनडीए के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी समेत कई मंत्री उपस्थित रहे। नामांकन के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी ने अपने पुराने लोगों पर भरोसा जताया है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनियों को भारत के साथ मिलकर इनोवेशन आधारित और समावेशी हेल्थ केयर की दिशा में आगे बढ़ने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग, जिसकी मौजूदा कीमत लगभग $60 अरब है, अगले 5 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर ग्लोबल एम्बेसडर मीट और GDRC ग्लोबल ड्रग रेगुलेटरी कॉन्क्लेव 2026 और इफेक्स इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर एग्जीबिशन 2026 के कर्टन रेजर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया भर के मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हुए जेनरिक दवाओं से आगे बढ़कर इनोवेशन आधारित फार्मास्यूटिकल उत्पादों की ओर बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत खुद को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा और दुनिया भर के देशों के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर मानता है, चाहे वो ग्राहक, इनोवेटर, टेक्नोलॉजी पार्टनर, क्लिनिकल ट्रायल डेस्टिनेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर हो। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर भारत की अर्थव्यवस्था में 7.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। In the pharmaceutical sector, maybe as a customer, maybe as an innovator, maybe as a country which works on clinical trials, maybe as a country which offers technology or gets contract manufacturing done in India. There are so many different ways that bring your countries and India on the same platform. And I think this has been the ethos of the Indian pharmaceutical industry. Today a $60 billion industry, but certainly we haven't reached anywhere close to our potential. We can clearly see this industry doubling in the next 5 years. And with a stable government, with a focused leadership, we have the leverage to take long-term decisions. We have the leverage to take bold decisions. And we are primarily focusing on 2 things which Prime Minister Modi believes in. One is of ease of doing business, and the other is of ensuring ease of living for the Indian citizens. And not only for India, but we want to go with the slogan of Make in India and Make for the World. So as far as the pharma industry goes, I can assure you, given again the Prime Minister's commitment, amongst innumerable things that he thinks and he talks and he envisions, one thing his primary focus has been, and that is quality. सो लास्ट ईयर जो है 138 कंट्री से डेलीगेट्स आए थे। ये टाइम हम वो रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं और ये साल हम 150 से भी ज़्यादा कंट्रीज से हम डेलीगेट्स लाने की संभावना रखते हैं और हम श्योर करेंगे कि वो डेलीगेट्स आके हमारे जो सेलर्स हैं यानी हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं उनके साथ मीटिंग करें और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज को लेकर छात्रों और अभिभावकों के बीच बनी उलझन को बोर्ड ने दूर किया है। सीबीएसई ने साफ किया है कि पोर्टल पर दिखने वाले तकनीकी संदेशों का कारण क्या है और पूरी प्रक्रिया कैसे संचालित की गई है। बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक 2 जून से 7 जून तक चली एप्लीकेशन विंडो के दौरान 1,60,000 से अधिक छात्रों ने 3,80,000 से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया है। इस पूरी प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर बोर्ड ने कहा है कि इसकी कड़ी निगरानी आईआईटी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की जा रही है ताकि साइबर सुरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित किया जा सके।
कई छात्रों को पोर्टल पर रोल नंबर नहीं मिला, यानी कि रोल नंबर नॉट फाउंड जैसा संदेश दिखाई दे रहा था। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सीबीएसई ने बताया कि तकनीकी खामी नहीं है बल्कि नियमों का हिस्सा है। बोर्ड के अनुसार ये मैसेज केवल उन छात्रों को दिख रहा है जिन्होंने पहले चरण यानी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया था। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल की घोषणा की है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। सरकार 2% इक्विटी हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि अधिक मांग की स्थिति में अतिरिक्त 1% ग्रीन शू विकल्प भी उपलब्ध रहेगा। ओएफएस के लिए प्रति शेयर फ्लोर प्राइस 303 रुपये तय किया गया है और यह ऑफर 9 जून 2026 को गैर खुदरा निवेशकों के लिए और 10 जून 2026 को खुदरा निवेशकों के लिए खुलेगा। DIPAM के मुताबिक मजबूत परिचालन एवं वित्तीय प्रदर्शन, लगातार बेहतर रिटर्न और आकर्षक लाभांश के चलते एनएलसी इंडिया निवेशकों के दीर्घकालिक निवेश का एक मजबूत विकल्प बनी हुई है। और स्पाइसजेट अपने बेड़े में 3 एयरबस A320 विमान शामिल करेगा। स्पाइसजेट ने डैम्प लीज आधार पर 3 एयरबस A320 विमान शामिल करने के लिए लीज एग्रीमेंट को अंतिम रूप दिया है। ये तीनों विमान जुलाई महीने में एयरलाइंस के बेड़े में शामिल होंगे। इसके साथ ही बोइंग 737 मैक्स को भी सेवा में वापस लाया जाएगा। स्पाइसजेट की अतिरिक्त क्षमता, ऑपरेशनल इससे मजबूत होंगे और यात्रा के पीक सीजन में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। स्पाइसजेट प्रबंधन के मुताबिक ये विमान व्यस्त समय के दौरान नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके साथ ही एयरलाइन अपने विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए बेड़े का लगातार विस्तार करने और ऑपरेशनल तैयारी को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में आए भूकंप से हुई जनहानि और व्यापक नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, आज फिलीपींस के मिंडानाओ में आए भूकंप से हुई जान और माल के हानि की तबाही से मैं दुखी हूँ। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। भारत फिलीपींस के लोगों और फिलीपींस की सरकार के साथ पूरी तरह एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पेशिनियन को उनके दल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के संसद चुनाव में शानदार जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मैं निकोल पेशिनियन को संसद चुनाव में सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी की शानदार जीत पर बधाई देता हूं। यह नवीनीकृत जनादेश आर्मेनिया के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व और दृष्टिकोण में लगातार विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। मैं आपके साथ मिलकर भारत और आर्मेनिया के बीच गर्मजोशी भरे और ऐतिहासिक मित्रता तथा सहयोग के संबंधों को गहरा करने के लिए इच्छुक हूं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।